बच्चों हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर चालू किया, उसमें हमने 3 प्रोसेसेस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो लास्ट लाइफ प्रोसेस है वो है एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन इज द लास्ट 4th नंबर लाइफ प्रोसेस है हमारे शरीर का। 3 हमने इम्पोर्टेंट पढ़ लिए हैं, ठीक है। सो जो एक्सक्रीशन है द 4th लाइफ प्रोसेस, ये इजी भी है कंपैरेटिवली जो पहले 3 हमने पढ़े थे। तो एक्सक्रीशन में एक्सक्रीशन होता क्या है, ठीक है। द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेट्स मैनी काइंड ऑफ वेस्ट। इट इज अ प्रोसेस इन विच वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम अवर बॉडी। देखो एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट, अच्छा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब डाइजेशन होना, फूड का ब्रेक होना, फुल एनर्जी प्रोड्यूस होना, रेस्पिरेशन होना, ठीक है। सो ये जो हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होने की वजह से मेटाबॉलिक वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। So metabolic activities in the body generates many kind of waste. It is a process in which waste are removed from our body. इस प्रोसेस में हमारे शरीर से वेस्ट निकलता है। अब कौन कौन से वेस्ट होते हैं हमारे शरीर में? हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है 3 होते हैं, डाइजेस्टिव वेस्ट, रेस्पिरेटरी वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर होता है। जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है वो डाइजेशन में हमारा जो वेस्ट होता है वो निकलता है, जो डाइजेशन प्रोसेस चल रहा होता है। उस टाइम हमारा आपने एनस के थ्रू आपने पढ़ा था, लास्ट में आप एनस बनाते थे, तो डाइजेस्टिव वेस्ट जो भी होता था डाइजेशन के बाद जो वेस्ट निकलता था वो एनस के थ्रू निकल जाता था, ठीक है। फिर जो दूसरा है रेस्पिरेटरी वेस्ट, जब हम रेस्पिरेशन करते थे रेस्पिरेशन में वेस्ट क्या होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो कैसे निकलता है, लंग्स से होके, हमारे थ्रोट से होके नॉस्ट्रिल से निकल जाता है, ठीक है। सो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी वेस्ट। तीसरा जो है जो हम इस एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, अब भाई जो ब्लड है नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसमें ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। मतलब अभी ब्लड को पूरी तरह से प्यूरिफाई करने के लिए वो किस तरह का वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर के रूप में। तो ये सारा वेस्ट हमें अभी उससे निकालना है, तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस करेंगे, एक्सक्रीशन। अगर एक्चुअली एक्सक्रीशन की बात की जाए तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट, ये हार्मफुल भी होता है हमारी बॉडी के लिए। नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या आया, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर वगैरह। दीज आर द नाइट्रोजनस हार्मफुल वेस्ट विच नीड टू बी एक्सक्रीटेड बाय द बॉडी, मतलब ये निकलना ही चाहिए वरना प्रॉब्लम हो सकती है शरीर में, ठीक है। इस मतलब एक्सक्रीशन में हम नाइट्रोजनस वेस्ट पढ़ेंगे, भाई उसको कैसे रिमूव किया जाता है, ठीक है, और ये हार्मफुल भी होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे क्योंकि हमने क्या पढ़ा, एक्सक्रीशन से ये होगा, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, दिस इज अवर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो इसका कंपोजिशन कैसे है, हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम का 2 किडनीज हैं, फिर 2 यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी ऐसे ही, जैसे अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ, ये मेरा राइट, ये मेरा लेफ्ट, ठीक है। इस साइड जो भी लेबलिंग है सब लेफ्ट है और इस साइड होगी तो राइट, जो भी करो। अच्छा, राइट साइड की किडनी देखो मेरी थोड़ी सी झुकी हुई और छोटी है, राइट साइड की किडनी हम सबकी झुकी हुई और छोटी होती, थोड़ी डाउनवर्ड्स होती है। रीजन क्या है, क्योंकि इस साइड लीवर होता है, ठीक है, इस साइड लीवर की वजह से यहाँ लीवर होता है, जो हमारा राइट साइड में लीवर होता है, तो उसकी वजह से थोड़ी किडनी झुकी हुई और छोटी होती है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद देखो लेबलिंग में लेफ्ट रीनल आर्टरी है, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट रीनल वेन, एओर्टा, एओर्टा वीना कावा आप पढ़ के आए, ठीक है। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी और वीना कावा लार्जेस्ट वेन, तो ये तो आप पढ़ के आए, ठीक है, ये आपका आगे आ चुका है। अभी मेन हमारा है, तो देखो जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड हमारा, इम्प्योर ब्लड आता है
लेफ्ट रीनल आर्टरी के पास आता है। इम्प्योर ब्लड कहाँ आता है? लेफ्ट रीनल आर्टरी से कहाँ आता है? यहाँ किडनी के पास आता है प्यूरिफाई होने के लिए। इसको रीनल आर्टरी क्यों बोला गया? रीनल वर्ड तो जैसे लंग्स थे ना, हमने लंग्स में पढ़ा, तो लंग्स में पल्मोनरी वर्ड यूज होता है, लंग्स के लिए पल्मोनरी वर्ड यूज होता है। सो यहाँ किडनी के लिए रीनल वर्ड यूज होता है, RENAL, ठीक है। सो जो भी इम्प्योर ब्लड होता है, सो इम्प्योर ब्लड सारा रीनल आर्टरी से, जितना भी इम्प्योर ब्लड है सारा रीनल आर्टरी में आता है। रीनल आर्टरी से कहाँ जाता है? रीनल आर्टरी से किडनी के पास जाता है प्यूरिफाई होने के लिए। फिर किडनी है, रीनल आर्टरी, ये जो ब्लड यहाँ प्यूरिफाई कर लेती है, ठीक है। रीनल आर्टरी से ब्लड आता है, प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफाई होके फिर ब्लड दोनों किडनीज में प्यूरिफाई होता है ऑब्वियसली। रीनल आर्टरी से ब्लड दोनों किडनीज में प्यूरिफाई होके फिर प्यूरिफाई रीनल आर्टरी से आया, यहाँ प्यूरिफाई के लिए गया। अब प्यूरिफाई हो गया वो वाला ब्लड, फिर रीनल वेन से निकल गया। रीनल वेन से कहाँ निकला? बॉडी को देने निकला। और ये रीनल वेन से जो वेस्ट रह गया वो यूरेटर से नीचे आ गया। ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल एक बैग होता है। फिर ये हमारी यूरेथ्रा ओपनिंग है, यहाँ से फिर एक्सक्रीट करते हैं हम वेस्ट, ठीक है, जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है। सो हम यहाँ से एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। सो फिर से जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड लेफ्ट और राइट दोनों रीनल आर्टरी से, ठीक है, रीनल आर्टरी से आया, इम्प्योर ब्लड रीनल आर्टरी से आया, किडनी में प्यूरिफाई होने गया, किडनी में प्यूरिफाई हुआ, प्यूरिफाई होके लेफ्ट रीनल वेन से या रीनल वेन से निकल गया शरीर के पास। प्यूरिफाई हो गया तो फिर निकल ही जाएगा, प्यूरिफाई होने आया था। और जो यहाँ पे जो वेस्ट रह गया, वेस्ट किडनी ने कहाँ छोड़ा? यूरेटर में छोड़ दिया, ठीक है। तो यूरेटर में ये यूरिनरी ब्लैडर में आके इकट्ठा हुआ और यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है। सो मतलब यहाँ अभी देखो यहाँ पे किडनी में आपने देखा प्यूरिफाई हुआ ब्लड, किडनी में कौन था जिसने प्यूरिफाई किया? सो किडनी में छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। उन्होंने किडनी को प्यूरिफाई किया। एक किडनी के पास तकरीबन 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं पर किडनी। 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि किडनी में प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। तो किडनी के अंदर कौन है जो प्यूरिफाई कर रहा है? किडनी के अंदर कौन है जो प्यूरिफाई कर रहा है? किडनी के अंदर है नेफ्रॉन्स, ठीक है। वो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं। सो अगर आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम, अगर आपको कहें कि भाई व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, सो यहाँ देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनीज का काम क्या है? इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट, ठीक है। किडनीज का काम क्या है? यहाँ आके ब्लड फिल्टर होता है और वेस्ट रिमूव होता है। फिर नेक्स्ट है यूरेटर्स का काम क्या है? यूरेटर्स इट ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर्स क्या करते हैं? यूरिन को यहाँ से किडनी से सारा यहाँ से जो वेस्ट है रिमूव करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर यहाँ यूरिन को स्टोर करता है, ठीक है। यूरेथ्रा क्या है? ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी। यूरेथ्रा यहाँ से यूरिन छोड़ता है, ठीक है। किडनीज है फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट है जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। सो दिस वाज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत शॉर्ट है। नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन पार्ट है वो हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि वो आप देखें प्यूरिफिकेशन की जान तो नेफ्रॉन ही है, क्योंकि बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट तो वही है, किडनी का तो वही है जो सब प्यूरिफाई कर रहा है, ठीक है। भाई रीनल आर्टरी ब्लड ला रही है, किडनी के अंदर दे रही है, ब्लड अंदर प्यूरिफाई हो रहा है, फिर रीनल वेन ले जा रही है, ठीक है। फिर और वेस्ट है यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो रहा है, यूरेथ्रा से निकल रहा है, वो सब ठीक।
पर अंदर जो मेन ये प्यूरिफिकेशन का काम किसने किया? सो अंदर किसने किया? नेफ्रॉन ने. सो वी आर गोइंग टू रीड नेफ्रॉन इन वेरी मच डिटेल. ठीक है, नेफ्रॉन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर दिस. दिस वॉज मेनली एक्चुअली इट इज अ वेरी इजी डायग्राम, मतलब बहुत इजी डायग्राम है, यू कैन ड्रॉ वेरी इजीली. ठीक है, और ये इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो नाउ वी आर डूइंग नेफ्रॉन. बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा कि फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं किडनी की, उनका नाम है नेफ्रॉन. नेफ्रॉन तकरीबन मैंने आपको कहा 1.2 मिलियन तक होती हैं पर किडनी में. 10 लाख से, मतलब अगर आप इंडियन में बोलो तो 10 से 12 लाख और 1.2 मिलियन होते हैं. ठीक है, सो अगर नेफ्रॉन्स और फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, पहले भी मैंने बताया नेफ्रॉन्स आर द फिल्ट्रेशन, यही फिल्टर करते हैं किडनी में सब कुछ. इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या ये है, क्या नेफ्रॉन के अंदर है क्या? It consists of a tube which is connected to a duct and a cup-shaped structure that is Bowman's capsule. तो नेफ्रॉन में तीन चीजें हैं, ट्यूब, डक्ट, बोमन्स कैप्सूल. देखो ये ट्यूब है, ये सारा, ये जो है ना, ये देखो ये जो ब्लैक में है, ये सारा ब्लैक में, ये सारा ट्यूब है. ये जो मेरा ब्लैक में बना हुआ है, ये सारा मेरा ट्यूब है. ठीक है, ये मेरा बोमन्स कैप्सूल है. बोमन्स कैप्सूल कप शेप्ड में होता है, कप शेप्ड ये बोमन्स कैप्सूल है. ठीक है, ये बोमन्स कैप्सूल है. ठीक है, ये मेरा ट्यूब है. ठीक है, ब्लैक कलर में ट्यूब है और ये मेरा कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, सो नेफ्रॉन कंसिस्ट, मतलब अगर ऊपर से बोलें कि क्या कंसिस्ट करता है, सो तीन चीजें कंसिस्ट करता है. बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, और बोमन्स कैप्सूल के अंदर होता है ग्लोमेरुलस. बोमन्स कैप्सूल के अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है. सो क्या कंटेन करता है? बोमन्स कप शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं, जिसके अंदर होता है ग्लोमेरुलस. ठीक है, इसके बाद ये पूरा ट्यूब है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है. ठीक है, इस तरह से ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है. ठीक है, और यहाँ ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ आके यूरिन इकट्ठा होता है और यहाँ यूरिन पहुंचता है. ठीक है, अच्छा अभी ये यहाँ से देखो, यहाँ से जो ब्लड है, ठीक है, यहाँ ब्लड आया, ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए रीनल आर्टरी से आया. ठीक है, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ये देखो सारी ये आर्टरीज के ये जो कैपिलरीज हैं. ठीक है, ये देखो आर्टरी और ये वेन्स हैं, ये कैपिलरीज हैं. ठीक है, आपने कैपिलरीज की डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है, कैपिलरीज क्या होती हैं. अगर नहीं पढ़ी है तो फिर से जाएं आगे, कैपिलरीज की मैंने डेफिनेशन दिखाई है. आर्टरीज से ही, मतलब एकदम जो एकदम छोटी आर्टरी, एकदम उसका एकदम 1 मीटर जितना, इतना छोटा होता है. सो दैट इज कॉल्ड कैपिलरी. वो आप देख लेना. ठीक है, कैपिलरीज में अगर कंफ्यूजन हो आगे जाके देख लेना. सो यहाँ देखो, मतलब ये देखो, ये सारी क्या है, ये कैपिलरीज होती हैं. ठीक है, ये आजू बाजू सारी कैपिलरीज हैं, ये सारे. ठीक है, तो यहाँ रीनल आर्टरी से ये देखो, यहाँ से ब्लड एंटर हुआ. ठीक है, रीनल आर्टरी में ब्लड एंटर हुआ. बोमन्स कैप्सूल ने क्या किया, इसे प्यूरिफाई किया और यहाँ प्यूरिफाई करके बोमन्स कैप्सूल ने प्यूरिफाई किया. ठीक है, अच्छा अब ये जो ब्लड है यहाँ छोड़ दिया. ठीक है, फिर यूरिन यहाँ छोड़ दिया, भाई जो फिल्टर करके छोड़ दिया, बोमन्स कैप्सूल ने छोड़ा. सो जब उसने छोड़ा ना, तो उसके साथ थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें भी चली गई, जैसे कि अमीनो एसिड्स हुआ, फिर वाटर हुआ. ठीक है, सो ऐसी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें भी उसके साथ चली गई. मतलब यूरिया, वेस्ट तो गया ही, वेस्ट तो उसको बोमन्स कैप्सूल को जाने ही देना था आगे, पर साथ में थोड़ी अच्छी चीजें भी चली गई जो बॉडी के लिए जरूरी हैं. सो यहाँ से ये चीजें, अच्छी वाली चीजें चली गई. सो यहाँ देखो, यहाँ इस तरह से ये ट्रैवल हो रहा है. सो यहाँ आया ना, तो यहाँ एक है हेनलीज लूप. ठीक है, यहाँ हेनलीज लूप है. ठीक है, सो यहाँ एक हेनलीज लूप होता है, इसे हेनलीज लूप कहा जाता है. ये जो लूप है इसे हेनलीज लूप कहते हैं. तो ये जो हेनलीज लूप है, या हेनलीज लूप में क्या होता है,
ये हेनरीज लूप रीएब्जॉर्ब करता है, रीएब्जॉर्प्शन पॉइंट होता है, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें ब्लड में भाई ग्लोमेरुलस ने छोड़ दी हैं, मतलब उसको छोड़नी नहीं थी पर उसने छोड़ दी हैं, सो हेनरीज लूप क्या करता है, वो रीएब्जॉर्ब करता है वो चीजें, भाई वाटर हुआ, अमीनो एसिड्स हुए, जो जरूरी चीजें, प्रोटीन्स, जो जरूरी चीजें इसने छोड़ दी थी वो सारी रीएब्जॉर्ब करता है यहाँ से हेनरीज लूप। ठीक है, सो ये रीएब्जॉर्ब करके यहाँ कैपिलरीज को वापस दे देता है। कैपिलरीज देखो आजू बाजू सारी कैपिलरीज ही हैं, ये देखो सारी कैपिलरीज हैं आजू बाजू, सो ये इन्हें दे देता है। सो ये कैपिलरीज फिर वापस मतलब ले जाती हैं, फिर भाई ब्लड में दे, भाई ब्लड फिर वापस पहुंचाना होता है उन्हें प्यूरिफाई करके। सो यहाँ से कैपिलरीज अपना ले जाती हैं जो भी उनका भाई है ब्लड कैपिलरीज। सो अभी यहाँ वेस्ट, अभी वेस्ट तो ये जो हेनरीज ट्यूब है उसने क्या किया, उसने रीएब्जॉर्ब किया, जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है उसको रीएब्जॉर्ब किया। ठीक है, सो अभी वेस्ट है वो आगे जाने देता है। सो यहाँ से हेनरीज ट्यूब ऐसे आगे जाने दे रहा है वेस्ट। सो यहाँ आगे जाके यहाँ डक्ट में पहुंचा रहा है। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, यह सारा डक्ट में वेस्ट पहुंचा रहा है। सो ये डक्ट क्या करता है, फिर डक्ट आके ये वेस्ट को कहाँ पहुंचाता है, सो फिर यूरेटर में। ठीक है, ये डक्ट है, ये डक्ट सारा इकट्ठा करा रहा है जाके, और मतलब यूरेटर से या डक्ट से, फिर यूरेटर से यहाँ छूट रहा है। ठीक है, यूरेटर से या यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो रहा है, यूरेथ्रा से निकल रहा है। ठीक है, सो इस तरह से है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। फिर से बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल के अंदर है ग्लोमेरुलस, रीनल आर्टरी से ब्लड जाता है प्यूरिफाई होने के लिए अंदर। सो जो ब्लड अंदर गया तो उसमें ग्लोमेरुलस ने प्यूरिफाई तो किया, पर प्यूरिफाई करने के बाद ग्लोमेरुलस ने थोड़ा सा जो जरूरी चीजें हैं आगे छोड़ दी, उसने उसको वेस्ट छोड़ना था, वेस्ट के साथ उसने थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें भी छोड़ दी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आगे यहाँ हेनरीज लूप ने रीएब्जॉर्ब कर ली। हेनरीज लूप ने उसको जो यहाँ ये इस तरह से वळांक आ रहा है, ये ठीक है इस तरह से आ रहा है, लूप आ रहा है, सो उस लूप ने वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। सो यहाँ ये जो कैपिलरीज हैं उन्होंने रीएब्जॉर्ब करके वो वापस ले गई। ठीक है, यहाँ देखो ये कैपिलरीज वापस ले जा रही है। ठीक है, सो ये और बाकी जो वेस्ट है हेनरीज लूप ने आगे जाने दिया। सो यहाँ वेस्ट, ये ब्लैक में वेस्ट है। सो यहाँ ये कलेक्टिंग डक्ट में आया, कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर में गया, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हुआ, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में मतलब ओपनिंग से रिमूव हो गया। ठीक है, सो दैट वाज आवर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब इसके बारे में थोड़ा देख भी लेते हैं। देखो नेफ्रॉन्स आर फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, दैट वाज द वेरी फर्स्ट पॉइंट, इसका जो स्टार्टिंग ही है। So it consists of a tube which connected to duct and cup-shaped structure that is Bowman's capsule. ठीक है, ये सारा ट्यूब है, ये ट्यूब किससे कनेक्टेड है, Bowman's capsule से और कलेक्टिंग डक्ट से। Bowman's capsule क्या है, एक फिल्टर्स ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन, यहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है और यूरिन कलेक्ट होता है। फिर हेनरीज लूप रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड वाटर, जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ आगे चली जाती हैं Bowman's capsule से। सो यहाँ वो कलेक्ट कर लेता है हेनरीज लूप, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, सो रीएब्जॉर्ब करके ब्लड कैपिलरीज ले जाती हैं। इसलिए ब्लड कैपिलरीज आजू बाजू बनाई गई हैं। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज बनाना जरूरी है। अगर आप खाली बोमन्स कैप्सूल बनाओगे और ये ट्यूब बनाओगे, डक्ट बनाओगे तो बहुत ईजी है। अगर आप खाली इतना बनाते हो ना, ये बहुत इजीली बन जाता है, ये सी शेप है। इसके बाद इस तरह से लूप्स बना के आप आराम से ये बना सकते हो। उसके बाद आपको फिर प्रैक्टिस किसकी करनी है, ऊपर से कैपिलरीज बनाने की। ये जो कैपिलरीज हैं, क्योंकि कैपिलरीज का भी इम्पोर्टेंट रोल है, उसे रीनल आर्टरी से आ रहा है, कैपिलरीज रीएब्जॉर्ब करके ले जा रही हैं। ठीक है, देखो यहाँ ले जा रही है वापस, रीएब्जॉर्ब वाला अच्छा वाला ब्लड ले जा रही है। ठीक है, और वेस्ट फिर ये आगे जाने दे रहा है। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो रहा है, और कलेक्टिंग डक्ट ये देखो यहाँ ये जो है ना, ये देखो ये कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, सो कलेक्टिंग डक्ट यहाँ देखो, यहाँ देखो यहाँ पे ठीक है, ये सब क्या है, ये सारे यहाँ ये मतलब ये सारे कलेक्टिंग डक्ट में ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, हर नेफ्रॉन आ रहा है, अलग अलग नेफ्रॉन है। ठीक है, ये एक नेफ्रॉन, ये दूसरा, तीसरा, सो ये अलग अलग नेफ्रॉन अपना अपना वेस्ट ला रहे हैं, क्योंकि एक किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। सो हर यहाँ से नेफ्रॉन हर अपना वेस्ट ला रहा है, और
फिर कलेक्टिंग डक्ट कहाँ ले जा रहा है, उसको यूरेटर के पास ले जा रहा है, ठीक है। मतलब ये सारा इसके अंदर हो रहा है, किडनी के अंदर, ठीक है। किडनी के अंदर ये सब हो रहा है और फिर ये सब होने के बाद इसको यहाँ से ले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी तो आपने ऐसे ही पढ़ा था कि लेफ्ट रीनल आर्टरी अंदर ला रही है लेफ्ट रीनल आर्टरी, तो देखो यहाँ लेफ्ट रीनल आर्टरी आई, सो अंदर लाई, फिर लेफ्ट रीनल वेन से गया, सो लेफ्ट रीनल, यहाँ देखो रीनल वेन से वापस गया, यहाँ देखो ब्रांच ऑफ रीनल वेन, मतलब रीनल आर्टरी से आया और ये सारा एब्जॉर्ब होके फिर रीनल वेन से वापस गया, ठीक है। थोड़े दोनों डायग्राम्स को थोड़ा साथ में समझने की भी ट्राई करना। ये सब इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। और ये जो है इतने सारे नेफ्रॉन्स हैं, ये जहां जहां आपको ये दिख रहा है ये सारे नेफ्रॉन्स हैं। दैट वाज वेरी सिंपल, मतलब ऐसा इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम इज द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ ऑल, मतलब जितने भी आपने देखे होंगे। सो सिर्फ 3 है इसमें अगर देखा जाए। तो यहाँ देखो फिर से ये है वुमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस ट्यूब, कलेक्टिंग डक्ट, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये सारे कैपिलरीज हैं, ठीक है। ये रीएब्जॉर्ब होके इसको दे देती हैं, ठीक है। इसको मतलब इसको बाहर जाना होता है यहाँ से, मतलब आगे ऑब्वियसली प्योर होके वो आगे चला जाता है। सो यहाँ देखो ये घुसा, जो ब्लड वेस्ट वाला ब्लड घुसा, मतलब ब्लड उसके साथ वेस्ट भी अंदर गया, प्यूरिफाई हुआ पर थोड़ा भूल से छूट गया, भूल से नहीं छूट ही जाता है, फिर यहाँ पे रीएब्जॉर्ब करेगा, फिर आगे छोड़ देगा। So that was very simple structure of nephron. Nephron is the filtration unit of kidney और इसकी वजह से ही फिल्टर होता है, मतलब इसकी वजह से आप बोल सकते हो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, ये नहीं होना चाहिए। सो इसको रिमूव करने का काम हम कह सकते हैं नेफ्रॉन करता है, ठीक है। और किडनीज में है नेफ्रॉन, सो किडनी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। सो हेयर वी कंप्लीटेड अवर एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, ठीक है। दैट वाज वेरी इजी टॉपिक, अच्छे से देखिएगा, यू विल डेफिनेटली डू इट। अभी हम करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अभी बच्चों हमने मतलब ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लिया, आपसे प्लांट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम रहा। प्लांट्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। जैसे हमने आगे पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन में, तो जाइलम फ्लोएम वगैरह था, भाई प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। आपको पता होगा कि प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, ठीक है। सो दैट वाज अ बिट लेंथी पार्ट, उसमें तो भी था, जाइलम था, फ्लोएम था पढ़ने में, पर यहाँ आपको खास कुछ नहीं है। आपके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें प्लांट्स के बहुत ज़्यादा नहीं है, एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसमें से सिर्फ 4 लाइनें काम की हैं। सो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं, मतलब प्लांट्स भी वेस्ट बाहर निकालते हैं। अब प्लांट्स हैं, जैसे उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, सो वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, उनके लिए वेस्ट है, ठीक है। प्लांट्स के जो ओल्ड लीव्स होते हैं, ओल्ड लीव्स या पुरानी छाल, वो सब गिर जाते हैं, ठीक है। वो क्या गिरा, वो भी वेस्ट गिरा, ठीक है। प्लांट्स में उनको चिपचिपा उनके जो आजू बाजू होता है, दैट इज गम और रेसिन, वो भी उनका रिमूव होता है, ठीक है। हम लोग ह्यूमन बींग्स अपने लिए यूज करते हैं, शायद वो चिपचिपा बाहर निकलता ही रहता है, ठीक है। सो वो भी एक वेस्ट है, प्लांट रिमूव करता है। और उसके बाद प्लांट अगर ज्यादा पानी है, वो लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, सो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वेस्ट वाटर भी रिमूव करता है। प्लांट 4 चीजें रिमूव करता है, वेस्ट चीजें उसके लिए ऑक्सीजन वेस्ट है वो रिमूव करता है। प्लांट के लिए वाटर का भी ज्यादा हो जाता है वेस्ट, वो तो रिमूव करता है ट्रांसपिरेशन से। प्लांट रिमूव करता है लीव्स, ओल्ड बार्क्स जो पुराने हो जाते गिर जाते हैं झड़ के, सो वो वेस्ट है वो रिमूव करता है। और प्लांट्स जो हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि रेसिन और गम, ठीक है, वो रिमूव करता है।
सो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स रिमूव, कोई पूछे कि हाउ प्लांट्स रिमूव देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, कैसे रिमूव करते हैं। सो प्लांट्स रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा की मदद से ऑक्सीजन रिमूव करता है। एक्सेस वाटर रिमूव्ड थ्रू स्टोमेटा से ज्यादा पानी है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से रिमूव करता है। प्लांट्स ऑल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बार्क्स, प्लांट्स पुराने लीव्स पुराने बार्क्स वो भी रिमूव कर देता है, गिर जाते हैं, ठीक है, टाइम के साथ वो गिर जाते हैं। प्लांट्स गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट सच एज रेजिन एंड गम, रेजिन और गम भी वेस्ट प्रोडक्ट है, प्लांट वो भी रिमूव करता है। सो दीज आर द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट, ठीक है। सो हमने फाइनली वी कंप्लीटेड द होल चैप्टर, द चैप्टर वाज रियली लॉन्ग, वी ट्राइड टू कवर इट, मीन्स हमने बहुत ही, आई हैव ट्राइड मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स में आई हैव ट्राइड अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकाल के। सो अगर वीडियोस आपने अच्छे से देखे हैं सो यू आर गोइंग टू डू वेरी गुड इन दिस चैप्टर, ठीक है, अच्छे से हो जाएगा आपका। नाउ वी आर डूइंग ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस, ठीक है। पेज 112 पे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वाला, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है। जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है और फंक्शनिंग है उसको डिस्क्राइब करो। सो जो हमने पहले पूरा मैंने नेफ्रॉन का पूरा पार्ट लिखवाया था वही सारा लिख देना है आपको स्ट्रक्चर फंक्शनिंग में, ठीक है। सो ये पूरा उसका स्ट्रक्चर फंक्शनिंग आप वही लिख देना, ठीक है। इसके बाद अच्छा मैंने स्ट्रक्चर लिखा तो फंक्शनिंग भी आ ही गया ना उसमें, ठीक है। सो फंक्शनिंग भी आ गया। इसके बाद व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, प्लांट्स कौन से मेथड्स यूज करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए। सो कौन से मेथड्स यूज करते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन 2012-2013 में आया है और इसका आंसर ये है, ठीक है। किस तरह से प्लांट्स रिमूव करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, तो ऐसे रिमूव करते हैं। इसके बाद है हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, ठीक है, मतलब जो यूरिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो यूरिन निकलता है उसको मेंटेन कैसे किया जाता है। सो ये आंसर लिखे, ये मैंने नहीं लिखाया है, लिखे इसका आंसर। ब्लूप्रिंट पेज 112 क्वेश्चन 3 ब्लूप्रिंट का आंसर है हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, जो यूरिन प्रोड्यूस होता है उसे रेगुलेट कैसे किया जाता है। सो आंसर इज द अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन how much excess water is produced in the body and on how much of dissolved waste is to be excreted. More water and dissolved waste in the body will produce more urine. On the other hand, less water and less dissolved waste will produce less urine. अच्छा जो यूरिन है वो कैसे कंट्रोल होता है या कैसे यूरिन निकलता है वो कैसे रेगुलेट होता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ये तीनों क्वेश्चंस हैं इस ब्लूप्रिंट के तीनों बोर्ड्स में रैंडम आ चुके हैं। सो द आंसर इज अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर इज प्रोड्यूस इन द बॉडी एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट इज टू बी एक्सक्रीटेड। मतलब यूरिन जो बनना है, यूरिन बनना किस पे डिपेंड करता है कि हमारे शरीर में पानी कितना है जो कि निकलना है और उसमें डिजॉल्व वेस्ट कितना है जो निकालना है। डिपेंड किस पे करता है, पानी पे। शरीर में पानी कितना है, वाटर कितना है और उसमें जो एक्सेस वेस्ट है जो निकालना है, लिटरली बॉडी निकालना चाह रही है, नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कितना है, ठीक है। सो मोर वाटर एंड डिजॉल्व वेस्ट इन द बॉडी विल प्रोड्यूस मोर यूरिन। अगर पानी ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा वेस्ट निकलेगा
और ज़्यादा यूरिन होगा, ठीक है। इसलिए हमें घड़ी घड़ी डॉक्टर्स कहते हैं पानी ज़्यादा पीना चाहिए। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना जो शरीर में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है पानी में डिजोल्व होके निकलेगा। सो बहुत अच्छा होता है ज़्यादा पानी पीना। अगर आप कम पानी पी रहे हैं, सो वो कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड लेस वाटर एंड लेस डिजोल्व वेस्ट विल प्रोड्यूस लेस यूरिन। आप पानी कम पियोगे लेस डिजोल्व वेस्ट निकलेगा, मतलब पानी में डिजोल्व होके ही वेस्ट निकलता है। सो कम पानी पियोगे लेस जो डिजोल्व वेस्ट होगा वो लेस होगा और यूरिन भी कम आएगी, ठीक है। जो कम पानी पीते हैं वो यूरिन करने भी कम जाते हैं, जो ज्यादा पानी पीते हैं वो ज्यादा जाते हैं। पर आप ज्यादा पानी पी रहे हो मतलब आप अपने बॉडी को उतना प्यूरिफाई कर रहे हो, मतलब आप ज्यादा अपना जो वेस्ट है उसे रिमूव करते हो। दैट्स व्हाई इट इज एडवाइज्ड कि भाई पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए हमें, ठीक है। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑल्सो। अब हम एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइजेस में अगर एक रह गए हैं, सो वी जस्ट सी टू इट क्या रहा है हमारा। सो पहले तो एक क्वेश्चन है आपका, एक ऊपर क्वेश्चन है। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? फर्स्ट वन है द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। किडनीज किसके लिए है? किडनीज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। सो किडनीज किसके लिए हैं? सो किडनीज हैं एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं न्यूट्रिशन किसके लिए था। न्यूट्रिशन में आपने स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत अच्छा रोल पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद रेस्पिरेशन में आपने लंग्स का अच्छा रोल पढ़ा था, ठीक है। उसमें आपने लाइक लंग्स का बहुत अच्छा रोल होता है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में आपने किसका बहुत रोल हाई पढ़ा था? हार्ट, ठीक है। हार्ट ने ट्रांसपोर्टेशन में मतलब पेस दी थी ब्लड को, ठीक है। उसकी पेस देने की वजह से ब्लड अच्छे से फ्लो हो पाया। उसके बाद लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन में जो मेन है दैट इज किडनी, ठीक है। किडनी, सो 2 किडनीज होती हैं। हर किडनी में इतने सारे फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, पर अगर एक किडनी फेल हो जाए तो इंसान दूसरी किडनी पे जिंदा रह सकता है, पर दोनों किडनी फेल हो जाए तो इंसान का बचना मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद भी आर्टिफिशियल किडनीज लगाई जा, मतलब ये जो आर्टिफिशियली मतलब ये किडनीज से सर्वाइव कराया जाता है, वेस्ट निकाला जाता है, पर बहुत वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और दैट प्रोसेस डायलिसिस कहते हैं। बहुत कॉस्टली, पेनफुल, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्रोसेस वो ड्रेडनिंग होता है, मतलब वो प्रोसेस। तो किडनी फेल ना हो, किडनी सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, ठीक है। सो अच्छा, और वो जो मैंने आपको बात बोली डायलिसिस वाली, वो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। मैंने आपको एक डायलिसिस की अभी बात बोली कि भाई आर्टिफिशियल कराया जाता है अगर भाई किडनी फेल हो जाती है किसी की। सो पेज नंबर 111 पे लिखा हुआ है आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। उसे कहते हैं हीमोडायलिसिस। मैंने डायलिसिस वर्ड अभी यूज किया। इवन आपके रिलेटिव्स वगैरह में या दूर दराज के रिलेटिव्स में किडनी किसी की फेल हो जाती है, आप सुनते हो डायलिसिस कराते हैं। सो दैट इज इवन किडनी ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है अगर किडनी फेल हो जाए। अगर कोई किडनी डोनेट कर रहा है, अगर बोन मैरो मैच हो रहा है, सो किडनी ट्रांसप्लांट भी होता है। मतलब किडनी फेल होने से ऐसे नहीं एकदम इंसान मर ही जाएगा, पर बहुत जो बॉडी का प्रोसेस एक्सक्रीजन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, वो एकदम रुक जाएगा, ठीक है। सो लाइफ प्रोसेस में ये चारों प्रोसेस चलने चाहिए। सो किडनी में हम पेज नंबर 111 पे वो देख ही लेते हैं, डायलिसिस वाला आर्टिफिशियल किडनी है। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। इन्फेक्शंस, इंजरी, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। कभी कभी ऐसा होता है किडनी में कोई इन्फेक्शन लग जाता है, कभी कोई इंजरी हो जाती है, या ब्लड फ्लो कम होता है किसी कारण से किडनी में। सो जो एक्टिव किडनी का जो काम है वो थोड़ा सा रुक जाता है। सो इससे क्या होता है, किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है वेस्ट को रिमूव करना। किडनी के अंदर जो यूनिट्स होते हैं, जो नेफ्रॉन्स, वो वेस्ट रिमूव करते हैं। पर क्योंकि किडनी का काम अब थोड़ा सा रुक गया, क्यों? क्योंकि किडनी इन्फेक्टेड हो गई, या किडनी में इन्फेक्टेड हो गई, या ब्लड नहीं हो रहा है, भाई कुछ ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, तो जो वेस्ट है वो तो वहाँ इकट्ठा होता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है। सो वो क्या होगा, जो पॉइजनस वेस्ट है
वो इकट्ठा हो जाएगा, इससे डेथ भी हो सकती है। सो किडनी अगर फेल हो जाए, अगर किसी किडनी फेल हो जाती है तो उसे आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है। आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस होती है, मतलब एक मशीन की तरह लगाई जाती है बॉडी के अंदर, जो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करती है ब्लड से, जो नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से रिमूव करती है ब्लड की मदद से, ब्लड से रिमूव करती है डायलिसिस प्रोसेस से। सो आर्टिफिशियल किडनीज में क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनीज में बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं और उन सब में कुछ लाइनिंग जैसा होता है और सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलिसिंग फ्लूइड, प्रेशर है, मतलब एकदम बाकायदा एक पूरा सपोर्ट सिस्टम होता है, मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ट्यूब्स होते हैं, टैंक होता है। So this fluid has the same osmotic pressure as blood except that is devoid of, the patient is passed through these tubes during the waste products from the pass into dialysing fluid by diffusion. So मतलब जो वेस्ट इकट्ठा हुआ है शरीर में वो निकलवाया जाता है, आर्टिफिशियली निकालते हैं। पेशेंट की जो यहाँ पे वेन है, ठीक है, पेशेंट यहाँ आप देखो लेटा हुआ है, अगर पेज नंबर 111 खोला हुआ है आपने, उसमें फिगर बनी हुई, पेशेंट लेटा हुआ है, यहाँ उसकी नसों में सुइयां लगाई गई हैं और बाकायदा इतना बड़ा एक अपैरेटस है, अपैरेटस पड़ा हुआ है, उसमें उसका वेस्ट निकाला जा रहा है आर्टिफिशियली, ठीक है। सो इस पैसेज में वेस्ट प्रोडक्ट जो ब्लड है, दिस प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक, और वापस पहले पूरा ब्लड निकाला, उसका मतलब ब्लड का फ्लो कराया जाता है, वेस्ट निकाला जाता है, वो ब्लड वापस उसमें वापस उसकी बॉडी में डाला जाता है। ये पूरा फंक्शन किडनी की तरह ही होता है, पर ये बाहर होता है, शरीर के बाहर ये फंक्शन होता है। पर एक हेल्दी एडल्ट में जो किडनी है, नॉर्मली इन हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनीज इज अबाउट 180 लीटर डेली, द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर और 2 a day, ठीक है। मतलब किडनी में 180 लीटर इकट्ठा होता है क्लीन होने के लिए, पर जो एक्सक्रीशन निकलता है वो निकलता है 1 लीटर या 2 लीटर, क्योंकि जो बाकी का फिल्ट्रेट है वो किडनी ट्यूब्यूल्स वापस रीअब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, बट सिंस वी हैव टाइम, मतलब हमने कंप्लीट कर लिया है, सो मैंने ले लिया। आप ऐसे आपकी नॉलेज के लिए है, आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें कंपेयर किया गया है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज 113 पे, क्वेश्चन 13, पेज 113 पे क्वेश्चन 13 है, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वेली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनीज विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। कह रहा है कि एल्वेली, लंग्स में जो एल्वेली का काम होता है, लंग्स में जो एल्वेली का काम होता है वही काम किडनीज में नेफ्रॉन्स का होता है, ठीक है। एल्वेली क्या थी आपको पता है, एल्वेली सरफेस एरिया देती थी भाई, वहाँ जो भाई काम हो, ठीक है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करती थी एल्वेली। सो अभी वैसे ही यहाँ पे नेफ्रॉन्स हैं किडनीज में, वो क्या करती हैं, ठीक है। सो दोनों को कंपेयर करना है, ये भी आपका एक बारी बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। सो वी हैव टू जस्ट राइट द कंपैरिजन, दोनों का 2 साइडेड कंपैरिजन लिखना है, 5 मार्क्स का आता है। सो वी आर गोइंग टू डू इट। बच्चों नाउ वी विल डू सी द डिफरेंस, जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है कि डिफरेंस बताओ, कंपेयर एल्वेली एंड नेफ्रॉन, ठीक है। एल्वेली और नेफ्रॉन को कंपेयर करो। जो लंग्स में एल्वेली होती हैं, जो लास्ट में थी, जो सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, और नेफ्रॉन जो कि आपने अभी अभी पढ़े, ठीक है। सो दोनों को हमें करना है कंपेयर। सो फर्स्ट पॉइंट, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और पर तो भी आता है एग्जाम में, ठीक है। इजी टॉपिक है, छोटा सा है। इनफैक्ट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और इसीलिए जो सीबीएसई है, भले इस साल कोर्स रिडक्शन हुआ है, पर ये चैप्टर पे कुछ नहीं करता, ठीक है। सो एल्वेली इन द लंग्स, दीज आर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड विद इन द लंग्स, ठीक है। दैट वाज अ वेरी सिंपल पॉइंट कि ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लंग्स में पाए जाते हैं। आपने पढ़ा था एल्वेली इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा,
और यहाँ नेफ्रॉन्स में इसके सामने पॉइंट है, दीज आर लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट विद इन द किडनीज। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? लॉन्ग ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द किडनीज, एकदम लॉन्ग होते हैं, ट्यूब्यूल जैसे होते हैं, ठीक है। सो लॉन्ग कॉइल्ड भी होते हैं, ठीक है। कितने कॉइल्स हैं? आपको नेफ्रॉन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेंगे, वो कॉइल्स आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप एक बार फिगर ध्यान से देखना। आप क्या करना, पहले बोमन्स कैप्सूल बना लेना, उसके बाद वो जो कॉइल्ड ट्यूब्यूल है, ठीक है, वो बना लेना, डक्ट बना लेना। उसके बाद उसके आजू बाजू वाली कैपिलरीज बनाना, ठीक है। डायग्राम इतना ज्यादा टफ नहीं है, फिर कैपिलरीज इजी हो जाएंगी भाई, जो रीनल आर्टरी वगैरह, ब्रांचेस ऑफ रीनल आर्टरी, फिर बाद में लास्ट में बनाना। पहले मेन वो जो इसके जो पार्ट्स हैं वो बना लेना, ठीक है। नेफ्रॉन इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड जितना आपको दिखता है टेक्स्ट में, ठीक है। अच्छा, सो दीज आर लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट विद इन द किडनीज, ठीक है। तो ये किडनी में प्रेजेंट है, लॉन्ग है कॉइल्ड ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स। सेकेंड पॉइंट इन द एल्वेली जो लंग्स में है, the thin walled alveoli contains an extensive network of blood vessels। जो एल्वेली है, एल्वेली थिन वॉल्ड होती है, ठीक है। सो थिन वॉल्ड एल्वेली कंटेन्स, उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स बहुत सारे होते हैं। सो और यहाँ पे नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन्स कंटेन अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस बोमन्स कैप्सूल के अंदर जो था ग्लोमेरुलस, उसमें बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। और द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन आल्सो कंटेन्स ब्लड वेसल्स फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। और जो ट्यूबुलर पार्ट है उसके आजू बाजू, जिसमें मैंने हैंडलेस आपको लिखवाया था, हैंडलेस नेटवर्क, सो वो एक्चुअली यही बोल रहा है। आपका जो हैंडलेस वाला नाम है, इसमें इसने एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है, पर वो जो पार्ट है, जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जो रीअब्जॉर्ब करती हैं जो सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो भाई आ जाते हैं ट्यूब्यूल में, ग्लोमेरुलस करती है प्यूरिफाई, पर कुछ आ जाते हैं। सो वो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वापस रीअब्जॉर्ब हैंडलेस करता है। सो वो आपके एनसीईआरटी में उन्होंने उसको मतलब हैंडलेस नाम नहीं दिया है, वो थोड़ा हायर स्टैंडर्ड में। सो इन्होंने यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज ही बोला है, ठीक है। The tubular part of nephron also contains blood vessels बोला है, सॉरी, blood vessels for वो मतलब capillaries ही हुआ ना, blood vessels for reabsorption of useful substances। थर्ड पॉइंट है, alveoli provides a large surface area where exchange of gases can takes place। वेरी इजी पॉइंट, ये पता भी है, alveoli जो है उस सरफेस एरिया बढ़ा देता है, मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, उसके सरफेस पे ही सारा जो गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। और यहाँ नेफ्रॉन्स हेल्प इन फिल्टरिंग वेस्ट फ्रॉम ब्लड सो दैट ओनली हार्मफुल प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड। सो नेफ्रॉन क्या करता है, वेस्ट फिल्टर करता है प्रोडक्ट में, ब्लड में से, ताकि जो खाली नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, जो हार्मफुल, ठीक है, हार्मफुल वर्ड लिखा जाता है क्योंकि वो नाइट्रोजनस वेस्ट रियली हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, हार्मफुल वर्ड लिखा गया है। सो दोस हार्मफुल वेस्ट products can be removed, eliminated, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर, in alveoli in the lungs the phenomenon of diffusion is employed in exchange of gases in alveoli। अच्छा, alveoli में क्या, alveoli में कौन सा फिनोमिनन यूज होता है, डिफ्यूजन का, ठीक है। और यहाँ पे फोर्थ, नेफ्रॉन्स में नेफ्रॉन क्या करता है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड कैपिलरीज। और नेफ्रॉन क्या करता है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है। और एल्वेली क्या करता है, एल्वेली में डिफ्यूजन प्रोसेस यूज होता है, यहाँ रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन और यहाँ डिफ्यूजन, ठीक है। फिफ्थ नंबर, अ लार्ज नंबर ऑफ एल्वेली आर प्रेजेंट इन लंग्स, ठीक है, लंग्स के अंदर बहुत सारे एल्वेलीज प्रेजेंट होते हैं। A large number of alveoli are present in lungs, बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं। और बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि एल्वेलीज होते हैं वो बहुत प्रेजेंट होते हैं लंग्स में। नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन आर वेरी स्मॉल इन साइज, नेफ्रॉन बहुत छोटी साइज में होते हैं, साइज छोटी होती है, साइज बहुत छोटी सी होती है, बट आर लार्ज इन नंबर इन ईच किडनी, पर हर किडनी में बहुत सारे होते हैं। मैंने आपको नंबर बताया भी था, अगर आप इंडियन में लिख रहे हो तो 10 लाख, अगर आप अमेरिकन में लिख रहे हो तो 1.2 मिलियन या 1 मिलियन बोल सकते हो, इतने ज्यादा नेफ्रॉन्स एक किडनी में होते हैं, ठीक है।
So that was your comparison between alveoli and nephrons. ठीक है. So the chapter is finally over. Very important chapter. एक छोटा सा मैं आपको फिर से एक बार रिकैप जैसा दे देती हूँ. ठीक है. सो व्हाट वाज इन द चैप्टर. जब हमने चैप्टर शुरू किया, सो चैप्टर शुरू हुआ था एकदम इजीली शुरू हुआ था, एकदम छोटी छोटी चीजें. भाई लाइफ प्रोसेसेस, भाई लाइफ प्रोसेस क्या है, डेफिनेशन वगैरह के साथ चालू हुआ था. भाई डिफ्यूजन क्यों पूरी नहीं पड़ती है, डिफ्यूजन भाई हम बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पूरी क्यों नहीं पड़ती है, फिर वैसे चालू हुआ था. फिर हमने बोला था भाई हम मल्टी सेलुलर है इसलिए पूरी नहीं पड़ती है, हमारे जो प्रोसेसेस है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. फिर हमने न्यूट्रिशन की बात की. न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो कि प्लांट्स करते हैं. फिर प्लांट्स भाई फोटोसिंथेसिस करते हैं, फिर वो पढ़ा. फिर फोटोसिंथेसिस में हमने 3 इवेंट्स पढ़े जो मैंने आपको कहा बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 इवेंट्स होते हैं. ठीक है. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कन्वर्जन ऑफ लाइट, रिडक्शन. ठीक है. इसके बाद हमने थोड़ी सी एक्टिविटीज भी देख ली थी. एक्टिविटीज भाई 2 एक्टिविटीज थी हमने वैसी देखी थी. उसके बाद हमने हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भाई, क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, हम ह्यूमंस करते हैं हेट्रोट्रॉपिक. सो हेट्रोट्रॉपिक में हमने देखा कि भाई अमीबा वगैरह है जो यूनिसेलुलर होते हैं. सो वो एकदम सिंपली वो एक ही सेल में सारा कर देते हैं. पर जो ह्यूमन बीइंग्स का न्यूट्रिशन है उसमें बाकायदा बहुत लंबा प्रोसेस होता है. ठीक है. जो उसमें डाइजेशन भाई कहते हैं, डाइजेशन ब्रेक डाउन होता है ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स. ठीक है. बड़े बड़े जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक करना, मतलब न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा डाइजेशन. ठीक है. डाइजेशन में उसमें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत ज्यादा रोल देखा डाइजेशन में. ठीक है. इसोफेगस देखा, डाइजेशन में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन देखा. ठीक है. फिर उसके बाद बाइल डक्ट, लीवर, हर किसी का अलग अलग बहुत डाइजेशन में बहुत ज्यादा एंजाइम्स वगैरह के नाम, सलाइवरी अमाइलेज हुआ. ठीक है. बहुत सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे. इसके बाद हम पीछे आ जाते हैं हमारे. फिर थोड़े से क्वेश्चंस भी थे कि भाई जो हार्बीवोर्स होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा क्यों होता है, और भाई जो कार्निवोर्स हैं उनका लेंथ कम क्यों होता है, कॉइल्ड का भाई, और हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन तो कॉइल्ड ही होता है, उसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. इसके बाद फिर हमने रेस्पिरेशन सेकेंड पे आए. फिर रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा कि भाई एनारोबिक भाई कितने रेस्पिरेशन होते हैं, तो एरोबिक एनारोबिक. ठीक है. सो एनारोबिक में भी 2 होते हैं, पार्शियल और कंप्लीट एनारोबिक. ठीक है. पार्शियल जो कि हमारे मसल्स में होता है, इसमें भी आपका ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज एक इंपॉर्टेंट छोटा क्वेश्चन था पेज 102 पे कि भाई ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है साइटोप्लाज्म में ही होता है. सो अगर ऑक्सीजन ना हो, अगर ऑक्सीजन कम हो और ऑक्सीजन हो तो क्या होगा. ठीक है. सो वो पढ़ा था. फिर हमने एटीपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था भाई एटीपी क्या होता है. सो एटीपी एनर्जी करेंसी होता है हमारे सेलुलर प्रोसेसेस का. ठीक है. फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि भाई क्यों फिशेस जल्दी जल्दी ब्रीथ करती हैं. ठीक है. क्योंकि उनके पास रिजॉल्व ऑक्सीजन कम होता है. ठीक है. सो इनको डिफ्यूजन से करना पड़ता है. फिर इसके बाद हमने ह्यूमन बीइंग्स में पढ़ा. ह्यूमन बीइंग्स में हमने रेस्पिरेशन पढ़ा. इसमें एल्वेली खास हमने अलग से बनाया था, रेस्पिरेशन में लंग्स बनाए थे. फिर हमने देखा था ट्रैकिया, फिर वो कैसे डिवाइड होता है, फिर आगे डिवाइड होता है, फिर एल्वेली में डिवाइड होता है. ठीक है. सो दैट वाज देयर. उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में पेज 105 पे. ठीक है. हमने ब्लड के कंपोनेंट्स देखे भाई, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं, फिर भाई ब्लड वेसल्स क्या होते हैं. ठीक है. फिर उसमें हमने थोड़ा सा फिर लिम्फ भी एक ट्रांसपोर्टर है, ब्लड ट्रांसपोर्टर है, लिम्फ ट्रांसपोर्टर है. फिर हमें फाइनली हार्ट पढ़ा था. हार्ट जो कि हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता था हमेशा से. सो हमने जो डिस्कस किया सो उसमें हमको काफ़ी ऐसा लगा कि नहीं भाई हार्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई. आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होता है, एओर्टा क्या होता है, वीना कावा क्या होता है, हमें पता लगा. ठीक है. उसके बाद फिर हमने हार्ट का एक सिंपल व्यू देखा. पेज 106 पे था, हार्ट बना हुआ था, नीचे एक सिंपल व्यू था हार्ट का. उसमें हमने देखा कि भाई अगर अलग से क्वेश्चन आ जाए भाई ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का तो उसमें हम वो कर सकते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा ब्लड प्रेशर भी देख लिया था जो कि है आपका पेज 107 पे, ऑरेंज बॉक्स है.
उसमें आपने सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और ब्लड प्रेशर देखा था, ठीक है, इतना ही जरूरत है। ब्लड प्रेशर के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या होता है वो देखा था। उसके बाद हम आ जाते हैं पीछे 108 पे। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स जितना जरूरी है, इन ह्यूमंस जितना जरूरी है, उतना प्लांट्स भी जरूरी है। प्लांट्स में भी बाकायदा जाइलम, फ्लोएम, और ये प्लांट्स में जो ये प्रोसेस होता है उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने सीधा पीछे देखा था, ठीक है, पीछे आ गए 110 पे एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन में क्या था, एक्सक्रीशन तो हमने आज डिस्कस किया, ठीक है, दैट वाज अ वेरी सिंपल टॉपिक। सो मे बी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस जो आपको भूत की तरह दिखता था, बहुत लेंदी है, हमने कोशिश की सारी बाकायदा डिटेल में सब कवर करें, डायग्राम वाइज, इवन डायग्राम्स बनाने में we also worked very hard. The diagrams were time consuming, drawing them perfectly, writing everything perfectly, providing you all notes, so that was time consuming, but please time will be of worth अगर आप अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। write each and everything properly and try to prepare, ठीक है, क्योंकि ताज़ा ताज़ा समझते हो, साथ साथ में प्रिपेयर करते जाओ, ठीक है। so just write each and everything perfectly and send it to me on WhatsApp. Thank you. Next lecture we will be starting a new chapter of science. चलें, thank you.